हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो किस तरह की वेव्स बनती है, किस तरह की स्टेशनरी वेव्स बनती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां पर हमने क्या किया है, तो यहां पर ली है हमने एक रस्सी और उस रस्सी के दोनों छोर को हमने बांध दिया है दो सिरे पे, किसी फिक्स पॉइंट पे। अब ये जो रस्सी काम करेगी बच्चों, ये रस्सी काम करेगी एज अ रेयरर मीडियम और जो दोनों छोर है उसके वो काम करेंगे एज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों, हमें एक चीज पढ़नी है, वो क्या है? लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होती है? लीनियर डेंसिटी को बच्चों दिखाया जाता है m से और ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? तो ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखना है। अब यहां पर बच्चों ये रस्सी जो है, ये रस्सी कैसी है? तो ये रस्सी लीनियर डेंसिटी वाली है। अब यहां पर हमने क्या किया है, इन दोनों छोरों को हमने टाइटली बांध के रखा है। तो रस्सी में क्या प्रोड्यूस होगा? तो रस्सी में होगा प्रोड्यूस टेंशन। तो टेंशन को हम दिखाएंगे टी से। ठीक, तो दो चीजें हमें मिल गई है, इतना आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया है बच्चों, हमने तो रस्सी ले ली है और रस्सी के दोनों छोर को हमने क्या किया है, तो दोनों छोर को हमने किसी फिक्स पॉइंट पे बांध के रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस रस्सी में वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेंगे। अब जो वाइब्रेशन होगा बच्चों, वो दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो रस्सी को थोड़ा सा खींच लो या फिर उसके बाजू में ट्यूनिंग फॉर्क ले लो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बाजू में हम ट्यूनिंग फॉर्क ले लेंगे। तो ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे हम बजा के इस रस्सी के पास लेके जाते हैं तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा वाइब्रेशन प्रोड्यूस। अब ये वाइब्रेशन कैसे दौड़ेगा बच्चों, जिस पॉइंट के ऊपर हमने वाइब्रेशन क्रिएट किया उससे वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन इधर की साइड में जाएगा, आधा वाइब्रेशन इधर की साइड में जाएगा, इस तरह से। और रस्सी क्या करने लगेगी, तो रस्सी करने की लगेगी वाइब्रेशंस। अब दोनों एंड पे कैसे मीडियम है बच्चों, तो दोनों एंड पे मीडियम है आपका डेंसर। और हमें पता है बच्चों कि कोई भी वाइब्रेशंस अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, तो उसके बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है और वो फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई होता है। यानी अगर कोई क्रेस्ट गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रो में, और थ्रो गया तो क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, क्रेस्ट जा रहा है और थ्रो में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से। अब यहां पर एक चीज गौर करने लायक है बच्चों, जो इंसिडेंट वाइब्रेशंस है या इंसिडेंट वेव्स है वो किससे इंटरफियर करेगी, वो इंटरफियर करेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे से। तो जिसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण बच्चों स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। ये इस तरह से आपको स्टेशनरी वेव्स पैदा होते हुए दिखेगी। तो यहां पर बच्चों आपको एक हार्मोनिक दिख रहा है, या आप उसको और कह सकते हो एक लूप दिख रहा है, तो आप इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हो। अब आप देखोगे बच्चों, यहां पर आपको दो नोड्स दिखेंगे और एक एंटी नोड दिखेगा। ये दिख रहा है हमको, दो नोड्स दिख रहे हैं और एक एंटी नोड दिख रहा है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें क्या डिस्कस करना है, ये मान लीजिए जो रस्सी है उस रस्सी के लेंथ को हम मान लेंगे L। ठीक है, अब यहां पर वेवलेंथ कितना दिख रहा है बच्चों, तो आपको यहां पर वेवलेंथ दिख रहा है आधा, यानी वेवलेंथ आपको कितना दिखेगा, λ/2। तो हम ऐसा कह सकते हैं L इज इक्वल टू λ/2 हो रहा है, लैम्बडा आ गया 2L। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, हमें पता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ। अगर इस इक्वेशन में बच्चों मैं डालता हूं लैम्बडा इज इक्वल टू 2L, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू 2nl इक्वेशन मिल जाएगा। या फिर अगर मैं उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू v/2L, ये इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं v की और एक वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि है v इज इक्वल टू √t/n। ठीक, अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं v इज इक्वल टू √t/n, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा,
n इज इक्वल टू 1/12 इंटू अंडर रूट टी बाय एम। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये किसका इक्वेशन है बच्चों? ये है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। इसको याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। अब यहां पर किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? उसका इक्वेशन आएगा n इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी बाय एम से हम उसका इक्वेशन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ ले। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चों मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है जो इस तरह से वाइब्रेट हो रही है। मैं क्या करूंगा? मैं इस स्ट्रिंग को उंगली कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको उंगली करूंगा तो जो एक लूप था वो कन्वर्ट हो गया 2 लूप में। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसी को हम कहेंगे कि यहां पर 2 लूप बनते हैं। नोड्स कितने बनते हैं? 3 नोड्स बनते हैं। एंटी नोड्स कितने बनते हैं? एंटी नोड्स 2 बनते हैं। और लूप कितने बनते हैं? तो लूप बनता है बच्चों 2। तो मान लीजिए अगर मेरी टोटल पूरी लेंथ है l और वो l हो रहा है λ1, तो l/2 कितना आएगा? λ1/2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है? l/2 मिलता है λ1/2 और l इज इक्वल टू λ1 मिलता है। ये भी हमको दिख रहा है। तो हमने यहां पर लिख लिया λ1 इज इक्वल टू 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किस तरह से दिया जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दिया जाएगा v इज इक्वल टू n1 λ1। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं? λ1 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? n1 इज इक्वल टू v अपॉन λ1 ये मिल जाता है। तो क्या मैं यहां पर λ1 की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? n1 इज इक्वल टू v बाय l ये इक्वेशन मिल जाता है। अब मुझे v पता है, v कितना होता है? अंडर रूट टी बाय एम होता है। तो ये मैं पुट कर देता हूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। और ये इक्वेशन क्या है? v1 इज इक्वल टू 1/l इंटू अंडर रूट टी बाय एम ये इक्वेशन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? तो इस इक्वेशन को कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक्स, जिसको हम डिनोट करेंगे सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? n1 इज इक्वल टू 2n ये मिल जाता है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? जैसे हमें n1 इज इक्वल टू 2n मिल गया है तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू द ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी जो फर्स्ट ओवरटोन मिल रहा है वो कैसा होगा? डबल होगा हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। आगे बढ़ लेते हैं। तो ये फिगर में देखा था बच्चों हमने, यहां पर 2 हार्मोनिक्स बन रहे थे तो 2 लूप्स बन रहे थे। अब मैं क्या करता हूं? किसी भी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूं और 2 लूप्स को 3 लूप में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैंने यहां पर लगा ली है उंगली। आप कोई और तरीका यूज कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहां पर उसको 3 लूप में कन्वर्ट कर लिया तो यहां पर देखो बच्चों l इज इक्वल टू 3 λ/2 आपको मिलेगा। यहां पर लैम्डा प्लस λ/2 यानी मिलेगा l इज इक्वल टू 3 λ/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है v इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? n2 इज इक्वल टू 3v/2l ये इक्वेशन मिल जाता है, मिल गया है। n2 इज इक्वल टू 3v/2l मिल गया है। अब मैं यहां पर फिर से v की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम होती है। तो ये अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिलता है। और वो इक्वेशन क्या है? n2 इज इक्वल टू 3/2l अंडर रूट टी बाय एम ये इक्वेशन मिल जाता है। अब ये किसका इक्वेशन है बच्चों? थर्ड हार्मोनिक्स और सेकंड ओवरटोन का इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हम ये इक्वेशन को और पहले इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों? n2 इज इक्वल टू 3n मिल जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों हमने इसको एक जनरलाइज कर दिया है। np इज इक्वल टू p इंटू n। तो यहां पर p की क्या है?
तो P इंटीजर है, 0 1 2 3 इस तरह से हम P की वैल्यू रख सकते हैं। तो अब करते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर का न्यूमेरिकल नंबर 6.6। A string is fixed at both ends. What is the ratio of frequency of first harmonic to that of second harmonic? यानी क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड पे बांध के रखा है, तो हमें फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक के बीच का रेशो निकालना है, यानी n का और n1 का रेशो हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले दोनों फिगर निकालेगी, यानी फर्स्ट हार्मोनिक्स की भी हमने फिगर निकाल ली और सेकंड हार्मोनिक की फिगर निकाल ली। तो यहां पर फर्स्ट हार्मोनिक में लिखेंगे v इज इक्वल टू n लैम्डा लिखेंगे, तो n क्या आएगा, v बाय लैम्डा आएगा, ठीक है। और यहां पर दूसरे केस में क्या रहेगा, v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 आएगा, तो n1 क्या आएगा, v अपॉन लैम्डा 1 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, n बाय n1 की वैल्यूज निकालनी है। तो n बाय n1 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, n बाय n1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा मिलता है। अब अगर हम इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है l/2 और लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, तो वो है l। तो ये हम लिख देंगे यहां पर और इसकी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है, n बाय n1 इज इक्वल टू l/2l, ये इक्वेशन मिल जाता है। n और n1 का रेशियो देखें तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अब करते हैं बच्चों एग्जांपल 6.7 को। स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जांपल दिख रहा है, तो यहां पर क्या फाइंड करना है, यहां पर सबसे पहले तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसके बाद हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी दी है बच्चों, वेलोसिटी है 225 मीटर पर सेकंड और लेंथ दी है 0.5। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। अब हमें v भी पता है, l भी पता है, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू v अपॉन 2l, ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर मैं अगर वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 225 हर्ट्ज, ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था और उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब हमें क्या ढूंढना है, तो अब हमको वेवलेंथ ढूंढनी है, लैम्डा ढूंढना है। उसने v दिया हुआ है, v कितना दिया है 330, तो v इक्वल टू n लैम्डा में अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। और लैम्डा कितना आता है, लैम्डा आता है 1.467 मीटर आता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, तो अभी हमें पढ़ने हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यानी टोटल 3 लॉ है, उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता है जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट t/m, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, हमारे तीनों लॉज निकालने वाले हैं। तो पहला लॉ देखते हैं, पहला लॉ क्या है बच्चों, पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। तो पहला लॉ क्या कहता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ कहती है। कब, जब आपका टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा तब। तो ये लॉ को आपको लिखना है। तो देखते हैं सेकंड लॉ, वो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है बच्चों लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है, लॉ ऑफ टेंशन कहता है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ये हमारा दूसरा लॉ है। ये दूसरा लॉ क्या कहना है, मान लीजिए अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके ऊपर रहेगी प्रोपोर्शनल, तो वो टेंशन के ऊपर रहेगी। जितनी ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग के अंदर उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, जितना कम टेंशन रहेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। ये क्या कहता है, ये हमारा सेकंड लॉ कहता है। बात करते हैं हम थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या कहता है, तो ये कहता है बच्चों फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m। m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कब, तो जब टेंशन और लेंथ उसकी कांस्टेंट होगी तब, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा तीसरा और लास्ट लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको ढूंढना है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी
एंड रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। मान लीजिए अगर आ है आपका रेडियस और डेंसिटी है मटेरियल की कुछ दी हुई, तो लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। और हमें पता है बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या आएगा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा मास। ठीक है, डेंसिटी क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा आपका मास आएगा, राइट। अब देखते हैं बच्चों लीनियर डेंसिटी क्या होती है। लीनियर डेंसिटी होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्या होती है लीनियर डेंसिटी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ होती है। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ की जगह पे लिखूं पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एल लिखूं, यहां पर मैंने एल से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि पर यूनिट लेंथ है। जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को हमने पर यूनिट लेंथ से डिवाइड किया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल है, उसको मैंने डिवाइड किया एल से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा डेल इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूं, मास पर यूनिट लेंथ क्या होती है? लीनियर डेंसिटी होती है। तो यहां पर लीनियर डेंसिटी की जगह पे मैं लिख देता हूं मास पर यूनिट लेंथ। तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा इंटू पाई आर स्क्वायर मिल जाता है। अब यहां पर देखिए बट वी नो, हमें क्या पता है? तो हमें पता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर m की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा? इस इक्वेशन से मैं यह कह सकता हूं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो किससे प्रोपोर्शनल है? तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्ट्रिंग और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये हमें यहां पर पता चलता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसमें क्या है बच्चों? हमने एक रस्सी ली है, वो रस्सी की लेंथ है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो रस्सी है ये क्या करेगी? ये वेव्स प्रोड्यूस करेगी और प्रोड्यूस करेगी 3 लूप। तो हमें क्या यहां पर निकालना है? तो यहां पर निकालनी है स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डेटा ले लेते हैं, लिया और n भी लिख लिया। तो L इक्वल क्या आएगा बच्चों? 3 लैम्बडा बाय 2 आने वाला है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो यहां पर अगर मैं n की भी वैल्यू डाल दूं और लैम्बडा की भी वैल्यू डाल दूं तो मुझे v मिल जाएगा। और v कितना आता है बच्चों? 1050 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब चूंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो हो सकता है हमें मीटर पर सेकंड में पूछा जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो v क्या आ जाएगा? 10.50 मीटर पर सेकंड ये आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? तो आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।